दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक कमाल की कोरियन एक्शन मूवी को। ये कहानी है कुछ ऐसे साइंटिस्ट की जो कि एक लैब में बच्चों के ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, मगर फिर एक दिन एक लड़की उनकी कैद से बचकर भाग जाती है। फिर आगे इस कहानी में जो कुछ भी होता है वो देखकर आपको जरूर मजा आएगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लैब को देखते हैं जिसके अंदर कुछ लोग छोटे बच्चों को बेरहमी से मार रहे होते हैं। यहीं पर हम एक लेडी को भी देखते हैं जिसका नाम बेक होता है। वो एक डॉक्टर होती है। बेक अपने सभी लोगों से सारे बच्चों को खत्म कर देने के लिए बोलती है, लेकिन दूसरी तरफ हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि इनकी कैद से बचकर जंगल में भाग रही होती है, मगर उसके पीछे बेक के कुछ आदमी लगे होते हैं। लेकिन ये लड़की किसी तरह उन सभी आदमियों को चकमा दे देती है, मगर बेक की इस टीम का लीडर चोई उसके पीछे भाग रहे एक लड़के को पकड़ लेता है। इसके बाद चोई उस लड़के को अपने साथ ले जाता है और बेक के हवाले कर देता है। बेक उस लड़के से कहती है कि जाओ जाकर अपना खून साफ कर लो। बेक इस लड़के को जिंदा छोड़ देती है क्योंकि ये लड़का बेक के एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल सही होता है। यहीं बेक चोई से उस लड़की के बारे में पूछती है जो कि बचकर भाग गई। इस पर चोई बेक से कहता है कि उस बच्ची को भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। ये सुनकर बेक चोई से बोलती है कि वो लड़की वैसे भी हमारे बिना ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी क्योंकि उसकी जो बीमारी है उसका इलाज सिर्फ हमारे ही पास है। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़की अभी भी जिंदा होती है। वो जंगल से बाहर निकल जाती है, मगर ज्यादा थकने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी उसे एक आदमी देखता है जो कि एक बहुत मशहूर टीचर होता है। वो टीचर उस लड़की को बेहोश देखता है और उसे अपने साथ अपने घर में ले जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर उस लड़की का इलाज करवाता है, लेकिन इस लड़की की सारी याददाश्त चली गई होती है और इसे अपने बारे में और पिछला कुछ भी याद नहीं होता। ये जानने के बाद ये आदमी डॉक्टर को और उसकी वाइफ इस बच्ची को अपनी बेटी बना लेते हैं और अपने ही घर में रख लेते हैं। ये लोग इस लड़की का नाम जायोन रखते हैं। फिर कहानी 10 साल आगे जाती है, जहां अब जायोन बड़ी हो चुकी थी और वो मिस्टर कू और मिसेस कू को अपना डैड मानती है। अब जायोन अपने डैड की तबीयत खराब होने के बाद उनके फार्म को अकेले ही संभाल रही होती है। एक दिन जब जायोन अपने डैड के पाले हुए जानवरों के लिए चारा लेकर आती है तो तब उसे उसके डैड उन जानवरों के पास दिखाई देते हैं। जायोन अपने डैड को वहाँ देखकर उन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आपको काम नहीं करना चाहिए बल्कि आपको जाकर आराम करना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि जायोन अपने इन मॉम डैड से बहुत प्यार करने लगी है और मिस्टर कू और मिसेस कू भी जायोन को अपनी बेटी मानते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ 10 सालों बाद जायोन की मॉम को भूलने की बीमारी यानी कि डेमेंशिया हो गया होता है, लेकिन जायोन अपनी इन माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। अब जब जायोन अपने इन मॉम डैड के साथ खाना खा रही होती है तो तभी उसके डैड अपने जानवरों को बेचने की बात कहते हैं। वो जायोन से कहते हैं कि हमारे पास पैसों की कमी है और हमें तुम्हारी मॉम का इलाज भी करवाना है, इसीलिए हमें अपने कुछ जानवरों को बेचना होगा। ये बात सुनकर जायोन काफी दुखी हो जाती है। फिर इसके बाद रात में जब जायोन बात ले रही होती है तो तभी हम उसके पीछे कुछ निशानों को देखते हैं जो कि उन्हीं एक्सपेरिमेंट के दौरान आए होंगे। अब तभी उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और हमें पता चलता है कि जायोन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसकी वो बीमारी जिसके बारे में बेक चोई को बता रही थी वो अब काफी बढ़ गई है और अगर जायोन ने उसका इलाज नहीं करवाया तो उसका दिमाग फट सकता है। खैर अब अगले दिन जायोन जब अपनी दोस्त के साथ स्कूल जाती है तो यहाँ पर उसकी दोस्त उसे एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है। जायोन की दोस्त जायोन की फैमिली कंडीशन के बारे में सब कुछ जानती थी और वो जायोन की काफी अच्छी दोस्त होती है, इसीलिए जायोन की दोस्त जायोन को सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है और कहती है कि इसमें जीतने पर काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे और उन पैसों से तुम अपनी मॉम का इलाज करवा सकती हो और फिर तुम्हें अपने जानवरों को भी नहीं बेचना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जायोन इस कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है और फिर उस शो में ऑडिशन देने के लिए जाती है। यहाँ पर उसका गाना सभी लोगों को काफी पसंद आता है और जायोन कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद रात को जायोन के डैड और मॉम टीवी पर उसका गाना सुनते हैं तो उन्हें काफी खुशी होती है। लेकिन फिर यहाँ पर जायोन के मॉम डैड को पता चलता है कि जायोन ने ऑडिशन के समय में किसी तरह की एक मैजिक ट्रिक भी दिखाई थी। दरअसल जायोन के पास भी उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से पावर्स आ गई होती हैं, लेकिन उसे टीवी पर ऐसा करते हुए देखकर सभी लोग उसे मैजिक ट्रिक समझते हैं। मगर जायोन के मॉम डैड ये देखकर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी शक्तियाँ दुनिया को नहीं दिखानी चाहिए, वरना पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। जायोन अपने मॉम डैड से माफी मांगती है। इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि जायोन के पास काफी सारी अनोखी शक्तियां हैं जो कि उसे डॉक्टर बेक के एक्सपेरिमेंट की वजह से मिली थी, लेकिन जायोन ने अभी तक पूरी दुनिया से उन्हें छुपाकर रख रखा है। मगर दूसरी तरफ अब जायोन को टीवी पर देखकर उसी आदमी चोई और बेक को भी उसके जिंदा होने की खबर मिल जाती है। फिर अगले दिन जब जायोन अपनी दोस्त के साथ कंपटीशन के अगले राउंड के लिए जा रही होती है तो तभी उसे ट्रेन में एक लड़का मिलता है जिसका नाम नोबलमैन होता है। नोबलमैन जायोन के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। साथ ही नोबलमैन जायोन को उसके असली नाम विच कहकर बुलाता है, मगर जायोन को कुछ भी समझ नहीं आता। जायोन नोबलमैन से कहती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, मेरा नाम तो जायोन है। ये बात सुनकर नोबलमैन जायोन के एक थप्पड़ मारने लगता है, मगर वो अपना हाथ बीच में ही रोक लेता है और देखता है कि जायोन अपने आप को बचाने के लिए
किसी भी तरह की कोई पावर का यूज नहीं कर रही। इससे नोबलमैन को ये कंफर्म हो जाता है कि जायोन को कुछ भी याद नहीं है और वो पुराना सब कुछ भूल चुकी है। अब नोबलमैन जायोन को छोड़कर वापस जाने लगता है। यहाँ जायोन इस सब से काफी ज्यादा डर गई होती है। इधर नोबलमैन के सामने एक आदमी आता है और उससे धोखे से टकरा जाता है, मगर इससे नोबलमैन को गुस्सा आ जाता है और नोबलमैन आसानी से उस आदमी को मार देता है, जिससे पता चलता है कि नोबलमैन के पास भी कुछ अनोखी शक्तियां हैं। अब यही जायोन कंपटीशन के अगले राउंड के लिए चली जाती है और वो इस राउंड में भी जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। मगर इस तरफ चोई बेक को भी जायोन को दिखाता है और उसे देखने के बाद बेक जायोन को पहचान लेती है और चोई से कहती है कि ये वही है, जाओ इसे पकड़ लो। यहीं वापस जाते समय जायोन के सर में दोबारा से दर्द होने लगता है और इस बार उसकी नाक से खून भी निकलता है। फिर हमें कुछ समय पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर जायोन को उसकी बीमारी के बारे में बता रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बीमारी काफी बढ़ गई है और तुम्हारे पास बस कुछ ही दिनों की जिंदगी बची हुई है, लेकिन अगर तुम अपने असली पेरेंट्स को ढूंढ लो तो तुम उनके बोन मैरो की मदद से हमेशा के लिए ठीक हो सकती हो। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और जायोन अपने खून को साफ करके अपने घर जाने लगती है। तभी उसके रास्ते में कुछ लोग आते हैं और जायोन से अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ एक शो करना चाहते हैं। लेकिन जायोन और उसकी दोस्त को उनकी बातों पर शक हो जाता है और उसकी दोस्त तुरंत ही जायोन को उनके साथ जाने से मना कर देती है। वो तुरंत ही एक टैक्सी बुलाती है और ये लोग टैक्सी में बैठकर यहाँ से निकल जाती हैं। अब ये दोनों बस स्टॉप पर आती हैं और बस आने का इंतजार करने लगती हैं, लेकिन बारिश आने की वजह से उन्हें घर जाने के लिए कोई भी बस नहीं मिलती। तभी यहाँ पर नोबलमैन आता है और जायोन से बोलता है कि हम तो इतनी जल्दी दोबारा से मिल गए। नोबलमैन जायोन से कहता है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे तो बूढ़े माँ बाप हैं, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए, क्या पता उनके साथ कब क्या हो जाए। ये कहकर नोबलमैन यहाँ से चला जाता है। नोबलमैन की बात सुनकर जायोन समझ जाती है कि जरूर उसके माँ बाप को खतरा है, इसलिए जायोन तुरंत ही टैक्सी लेकर अपने घर जाने लगती है। जायोन अपनी दोस्त से उसके डैड को कॉल करने के लिए कहती है क्योंकि जायोन के दोस्त के डैड पुलिस ऑफिसर होते हैं। इधर नोबलमैन और उसके साथी पहले ही जायोन के घर में पहुंच जाते हैं और ये लोग उसके मॉम डैड को मारने के लिए घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी दोस्त के डैड जायोन के घर में उसके डैड से मिलने आ जाते हैं और वो एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। ये देखकर नोबलमैन और उसके साथी वापस लौट जाते हैं। यहीं जब जायोन घर वापस आती है तो घर की सारी लाइट्स बंद होती हैं। ये देखकर जायोन डर जाती है और समझती है कि नोबलमैन ने उसके मॉम डैड को मार दिया, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके डैड और उसकी दोस्त के डैड दोनों मिलकर गेम खेल रहे हैं, क्योंकि वो दोनों भी पुराने दोस्त होते हैं। जायोन अपने डैड को जिंदा देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद उसकी दोस्त अपने डैड के साथ घर वापस जाने लगती है। तभी जायोन की दोस्त के डैड जायोन से कहते हैं कि आज जब मैं यहाँ पर आया था तब तुम्हारे घर के बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे, क्या तुम उन्हें जानती हो? इस पर जायोन उनसे कहती है कि मैं उन्हें नहीं जानती, शायद वो लोग मुझे कोई और समझ रहे हैं। अब इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि 10 साल पहले बेक के साथ उन्हें एक्सपेरिमेंट में मिले हुए थे और उन्होंने बेक के साथ मिलकर बच्चों के ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट किए थे। अब वो अपने घर में आते हैं, लेकिन यहाँ पर नोबलमैन के साथियों ने उन डॉक्टर के पूरे परिवार को मार दिया होता है और उनमें से एक लड़की डॉक्टर से बोलती है कि अगर तुम हमारी बात मानकर हमारे साथ काम करने के लिए राजी हो जाते तो हम इन्हें नहीं मारते। इतना बोलकर वो लड़की इन डॉक्टर को भी मार देती है। यही इन डॉक्टर का एक गार्ड नोबलमैन के गोली मारने वाला होता है, लेकिन नोबलमैन अपनी शक्तियों से उस आदमी की गन को हवा में उड़ाने लगता है और उसे उसके ही हाथ से मरवा देता है। इस तरफ बेक चोई को बताती है कि अब उसे हेडक्वार्टर ने इस काम से निकाल दिया है। ये बात सुनकर चोई बेक से कहता है कि तुम लोग उस लड़की यानी कि जायोन को मेरे बिना कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर बेक चोई से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कंपनी के हेड से बात करूंगी और उन्हें तुम्हें दोबारा से जॉब पर रखने के लिए कहूंगी। ये बात सुनने के बाद चोई अपने एक आदमी के पास जाता है जो कि इसी कंपनी के लिए काम करता था जिसमें बेक और चोई काम करते हैं। यहाँ वो आदमी चोई से कहता है कि मेरे दो बहुत ही काबिल साइंटिस्ट का मर्डर हो गया है और मुझे अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो मर्डर आखिर किसने किया है। चोई उस आदमी को बताता है कि हमने कुछ समय पहले अमेरिका के हेडक्वार्टर से कुछ बच्चों को यहाँ पर बुलाया था और मुझे लगता है कि बेक ने ही उन्हीं बच्चों से उन दोनों साइंटिस्ट को मरवाया है और इसीलिए अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि बेक अकेले ही अब उस लड़की को पकड़ना चाहती है ताकि उन्होंने जो सालों से एक्सपेरिमेंट किया है वो उसमें सफल हो सके। इनकी इन सारी बातों से पता चलता है कि नोबलमैन और उसके साथी बेक के लिए ही काम कर रहे हैं। यही वो आदमी चोई से कहता है कि तुम जायोन को मार दो और मुझे बस उसका ब्रेन ला कर दे दो ताकि मैं उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकूं। फिर वो आदमी चोई से पूछता है कि तुम्हारा हाथ अब कैसा है। इस पर चोई उसे अपना हाथ दिखाता है और वो बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था। ये देखकर वो आदमी चोई से बोलता है कि अगर हमें जायोन का ब्रेन मिल जाए तो हमें तुम्हारे इस हाथ को ठीक करने का इलाज मिल जाएगा। ये सुनने के बाद चोई अपने आदमी को जायोन को मारने का ऑर्डर दे देता है। यहीं अगले दिन जायोन अपनी दोस्त के साथ अपनी मॉम और अपने डैड के साथ जब खाना खा रही होती है तो तभी उसकी माँ की दोबारा से याददाश्त चली जाती है और वो जायोन और उसकी दोस्त को पहचान नहीं पाती और कहती है कि ये दोनों कौन हैं जो हमारे साथ खाना खा रही हैं। ये देखकर जायोन काफी उदास हो जाती है। जायोन के डैड जायोन की मॉम को यहाँ से ले जाते हैं। फिर रात के समय में जायोन जब सो रही होती है तो उसे उसके बचपन का वही सपना आता है
और उसके सर में दोबारा से दर्द होने लगता है। तभी उसे अपनी डैड की आवाज आती है। जायोन अपने कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन तभी चोई के आदमी उसके सर पर गन पॉइंट कर लेते हैं और साथ ही उसकी दोस्त के भी गले पर चाकू रख लेते हैं। जायोन उन सबसे कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, पर वो आदमी जायोन से कहता है कि अगर तुम वो विच नहीं हो तो हमें साबित करो। ये बोलकर वो जायोन के दोस्त के गले को उस चाकू से काटने लगता है। ये देखकर अब जायोन को गुस्सा आ जाता है और वो इन सभी आदमियों पर हमला कर देती है और बड़ी ही स्पीड से इन सभी को मार देती है। यहाँ हमें पहली बार जायोन की शक्तियाँ दिखाई जाती हैं, जो कि वाकई में काफी कमाल की होती हैं और इसी वजह से बेक जायोन को पकड़ना चाहती है। अब जायोन इन सभी आदमियों को तुरंत ही मार देती है, लेकिन तभी यहाँ पर नोबलमैन और उसके साथी भी आ जाते हैं और नोबलमैन जायोन से कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो हम तुम्हारे मॉम डैड को मार देंगे। यही जायोन की दोस्त जायोन के इस रूप को देखकर बिल्कुल हैरान होती है और नोबलमैन जायोन की दोस्त से कहता है कि तुम्हें कभी शक नहीं हुआ जायोन हमेशा ही तुम्हारे साथ घूमती रहती है, वो अपने इन बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखती है और उनके जानवरों को भी संभालती है और फिर भी वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आती है। अब तक तो तुम्हें उस पर शक हो जाना चाहिए था कि आखिर वो ऐसा कैसे कर लेती है। नोबलमैन जायोन की दोस्त को बताता है कि इसका दिमाग बहुत तेज है और ये चाहे तो कोई भी चीज कर सकती है, लेकिन ये बहुत चालाक भी है, इसीलिए ये पूरी दुनिया से अपनी पावर्स छुपा रही है। ये सब सुनकर जायोन नोबलमैन से कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर नोबलमैन जायोन को एक चोट का निशान दिखाता है और उससे कहता है कि तुमने ही मुझे ये चोट दी थी, लेकिन जायोन को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। फिर नोबलमैन जायोन से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी याददाश्त वापस लानी है तो हमारे साथ चलो, लेकिन अगर तुम हमारे साथ नहीं गई तो हम तुम्हारी इस दोस्त और तुम्हारे मॉम डैड सबको मार देंगे। ये बात सुनकर जायोन नोबलमैन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी दोस्त से कहती है कि तुम मेरे आने तक मेरे मॉम डैड का ख्याल रखना। ये बोलकर वो नोबलमैन के साथ चली जाती है। यही चोई भी अब अपने आदमियों के साथ जायोन को मारने के लिए निकल जाता है। इधर नोबलमैन जायोन को वापस लेकर जा रहा था। वो जायोन से कहता है कि तुम वाकई में बहुत चालाक हो, तुमने बड़ी ही रिसर्च करके इन माँ बाप को चुना होगा, क्योंकि हाल ही में इनके बेटे और इनके पोते की डेथ हो गई थी और वैसे भी ये लोग अंदर से टूटे हुए थे तो आसानी से तुम्हें अपना लेते। मीनवाइल हमें दिखाया जाता है कि जायोन ने सच में अपनी रिसर्च करके ही इन माँ बाप को चुना था, लेकिन शायद जायोन को ये सब कुछ याद नहीं है। अब नोबलमैन जायोन को लेकर वापस उसी लैब में बेक के पास आ जाता है। इस तरफ चोई भी बेक को कॉल करता है, लेकिन बेक चोई की कॉल नहीं उठाती, जिससे अब चोई को गुस्सा आ जाता है और वो बेक को मारने की ठान लेता है। यही नोबलमैन के साथी जायोन को एक लैब में लेकर जाते हैं और उसे एक चेयर से बांध देते हैं। बेक दूसरे रूम से कैमरों की मदद से जायोन को देखती है और माइक के जरिए उससे बात करती है। बेक जायोन से कहती है कि मुझे तुम्हें जिंदा देखकर काफी खुशी हुई। साथ ही वो जायोन को बताती है कि हम तुम्हें 10 सालों से ढूंढने में लगे हुए थे। जायोन यहाँ पर काफी डरी हुई होती है और वो बेक से बोलती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम लोग क्या कह रहे हो। ये बात सुनकर बेक जायोन की याददाश्त वापस लाने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगवा देती है और इसके बाद जायोन को अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगती हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि यहाँ पर कई सारे साइंटिस्ट बच्चों के ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स में जायोन के पास सबसे ज्यादा पावर्स होती हैं और वो उन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर भी होती है। अब यहाँ पर बेक जायोन से कहती है कि मैंने तुम्हारे दिमाग के डीएनए को बदल दिया था और इसी वजह से तुम्हारे अंदर इतनी सारी पावर्स आई हैं। इस पर जायोन बेक से पूछती है कि तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही थी। ये सुनकर बेक जायोन को बताती है कि हम लोग उस समय में किए गए एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन हमारे पास तुम्हें कंट्रोल करने का कोई दूसरा तरीका भी नहीं था, इसीलिए हेडक्वार्टर ने तुम्हें मारने का फैसला किया। साथ ही बेक जायोन को ये भी बताती है कि तुम अपनी जनरेशन के सारे बच्चों में सबसे अलग थी और तुम्हारे अंदर उन सबसे ज्यादा पावर्स थी, लेकिन जब हमने तुम्हें मारने की कोशिश की तो तुमने उस रात यहाँ पर कहर ही ढा दिया और सब कुछ तबाह कर दिया और उस वक्त तुम्हारे सामने जो कोई भी आया तुमने उसका बहुत बुरा हाल किया और फिर यहाँ से बचकर भाग गई। बेक की इन सारी बातों से पता चलता है कि नोबलमैन को भी जायोन ने उसी समय चोट मारी थी जब वो इस लैब से भाग रही थी। अब इसके बाद बेक जायोन से कहती है कि हम समझ रहे थे कि तुम अपनी बीमारी की वजह से अब तक मर गई होगी, लेकिन जब हमने तुम्हें टीवी पर देखा जहाँ पर तुम अपनी शक्तियाँ दिखा रही थी तो तब हमें पता चला कि तुम अभी भी जिंदा हो। यही बेक की इन सारी बातों से जायोन के सर में दोबारा से दर्द होने लगता है और जायोन की नाक से खून भी आने लगता है। ये देखकर बेक जायोन से कहती है कि तुम्हारी इस बीमारी का एक इलाज है और वो है तुम्हारे असली पेरेंट्स का बोन मैरो। वो जायोन से कहती है कि हमें ये भी पता है कि तुम्हारे असली माँ बाप कौन है। यही नोबलमैन भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और बेक की इस बात से नोबलमैन को कुछ पता चल जाता है और वो तुरंत ही कहीं पर जाने लगता है। यही बेक जायोन से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो जायोन के एक इंजेक्शन लगवा देती है और जायोन से कहती है कि अब तुम 1 महीने के लिए बिल्कुल ठीक हो गई हो और अब तुम अपनी पावर्स को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन 1 महीने बाद जब इस सीरम का असर खत्म होगा तो तुम्हें दोबारा से यही सीरम चाहिए होगा और ये सिर्फ हमारे ही पास है, इसीलिए अब तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। लेकिन ये सारी बातें सुनकर जायोन इंजेक्शन लगवाने के बाद जोर जोर से हंसने लगती है और बेक से कहती है कि मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट काफी अच्छा लगा,
साथ ही जायोन बेक से कहती है कि मुझे पता था कि मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ तुम्हारे ही पास होगा, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। अब यहाँ पर स्टोरी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि जायोन शुरू से ही कुछ भी भूली नहीं थी और उसे सब कुछ याद था। वो बस इनके सामने भूलने की एक्टिंग कर रही थी। दरअसल जायोन बेक और सभी साइंटिस्ट को खत्म करना चाहती थी और वो उन सभी को ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी बीमारी बढ़ गई और उसे पता चला कि वो जल्दी ही मरने वाली है, तो फिर जायोन ने एक प्लान बनाया और फिर उसने जानबूझकर शो के सामने आकर अपनी पावर्स दिखाई ताकि बेक और दूसरे साइंटिस्ट खुद ही उसे ढूंढ लें। और आज भी जायोन अपने प्लान के मुताबिक ही बेक के पास आई थी ताकि वो अपनी बीमारी को ठीक करवा सके। और इन्हीं सारी बातों को नोबलमैन भी समझ गया होता है और वो अब उसी सीरम के फॉर्मूले के पास जा रहा होता है। यहाँ अब जायोन अपनी शक्तियों से लैब में लगे माइक को तोड़ देती है, जिससे काफी तेज धमाका होता है और इतनी ही देर में जायोन अपने आप को भी खोल लेती है और अपने पास खड़े हुए बेक के आदमी को जान से मार देती है। ये सब देखकर बेक जायोन की लैब में एक गैस छोड़वाती है, लेकिन जायोन छत को तोड़कर बेक के पास आ जाती है। बेक जायोन को अपने सामने देखकर काफी डर जाती है। यहीं जायोन बेक से कहती है कि मैं वो सब भूली नहीं हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था और मैं तुम्हें काफी लंबे समय से ढूंढ रही थी, लेकिन मैं तुम्हारा कुछ भी पता नहीं लगा पा रही थी और इसी वजह से मैंने एक प्लान बनाया और खुद को तुम्हें ढूंढने दिया। अब ये बात बोलकर जायोन बेक के पैर पर गोली मार देती है और बेक से उन्हें इंजेक्शन के बारे में पूछती है, जिससे वो 1 महीने के लिए ठीक हुई है। इस तरफ नोबलमैन अपने साथियों के साथ जायोन को मारने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर चोई और उसके आदमी भी आ जाते हैं और वो लोग नोबलमैन पर हमला कर देते हैं। यही नोबलमैन चोई को देखता है और उसे वो बात याद आ जाती है जब वो जायोन के पीछे जंगल में भाग रहा था और चोई ने उसे पकड़ लिया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि नोबलमैन असल में वही बच्चा है जिसे 10 साल पहले बेक ने मारा नहीं था और उस पर एक्सपेरिमेंट करके अब उसे इतना पावरफुल बना दिया है। अब यहाँ पर नोबलमैन अपने साथियों को चोई के आदमियों से लड़ने के लिए कहता है और खुद जायोन के पास जाने लगता है। नोबलमैन के साथी चोई के साथियों पर हमला करते हैं, लेकिन चोई उनसे बचकर नोबलमैन के पीछे जाने लगता है और फिर यहाँ पर दोनों टीमों के लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी नोबलमैन के 2 साथियों के सर पर गोली लगती है और वो दोनों यहीं पर मर जाते हैं, लेकिन तभी नोबलमैन की वही साथी चोई के सभी लोगों को मार देती है। इधर जायोन बेक को घसीटकर उन्हीं सीरम्स के पास जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर नोबलमैन जायोन के पास आ जाता है और वो जायोन से फाइट करने लगता है, मगर जायोन नोबलमैन पर हंसती है और उसे बड़ी ही आसानी से मारने लगती है। नोबलमैन जायोन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जायोन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और जायोन नोबलमैन को काफी बुरा मारती है। तभी बेक जायोन से बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जायोन बेक के दूसरे पैर पर भी गोली मार देती है। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर नोबलमैन जायोन के हाथ पर गोली मारता है, मगर जायोन अपने हाथ को वापस से हील कर लेती है और नोबलमैन को जमीन पर गिराकर उसकी गोली मारने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर चोई आ जाता है और वो जायोन के गोली मार देता है, जिससे अब नोबलमैन और जायोन दोनों ही घायल होकर यहीं गिर जाते हैं। बेक चोई से कहती है कि इन दोनों के सर पर गोली मारो, इससे ये दोनों मर जाएंगे। लेकिन अब चोई बेक का ऑर्डर नहीं मानता और बेक के ही गोली मार देता है, जिसके साथ बेक का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन तभी चोई की टीम की वही साथी यहाँ पर आ जाती है, मगर नोबलमैन उसके भी गोली मारता है। तभी वो लड़की गुस्से में आती है और चोई पर चाकू से हमला करने लगती है, लेकिन चोई किसी तरह उससे बच जाता है और उस लड़की को मारकर बेहोश कर देता है। तभी जायोन उठती है और उससे कहती है कि हाँ, तुम भी तो इस गेम में हो, आखिर मैं तुम्हें कैसे भूल गई। जायोन अब चोई की गर्दन तोड़कर उसे मार देती है, लेकिन अब तभी नोबलमैन भी उठ जाता है और वो जायोन को बताता है कि तुम्हें जो सीरम चाहिए वो हेडक्वार्टर में है। ये सुनकर जायोन नोबलमैन से हेडक्वार्टर का पता पूछती है। इस पर नोबलमैन जायोन से कहता है कि अगर तुम जिंदा बच गई तो मैं तुम्हें बता दूंगा। नोबलमैन और जायोन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नोबलमैन की वही साथी भी होश में आ जाती है और वो पीछे से जायोन पर हमला करने लगती है और वो जायोन के पेट में चाकू मार देती है। लेकिन जायोन को अब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस लड़की को एक ही हमले में खत्म कर देती है। यहीं अब नोबलमैन भी जायोन पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन जायोन अपनी शक्ति को इस्तेमाल करके नोबलमैन के हाथ को फ्रीज कर देती है और उससे गन लेकर नोबलमैन पर पॉइंट कर लेती है और नोबलमैन से हेडक्वार्टर का पता पूछती है, लेकिन नोबलमैन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर जायोन नोबलमैन को गोली मार देती है और इस पूरी लैब को खत्म करके वापस अपने मॉम डैड के पास आ जाती है। अपने घर के बाहर आकर जायोन देखती है कि पुलिस ऑफिसर्स उन्हीं लोगों की बॉडीज को उठा रहे हैं जिन्हें जायोन ने मारा था और उसके मॉम डैड को भी पुलिस ने हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया होता है। जायोन अब हॉस्पिटल में आती है और अपने डैड से मिलती है। जायोन अपनी इन माँ के लिए उन्हीं दवाइयों की 8 डोज उन्हें दे देती है, जिससे जायोन 1 महीने के लिए ठीक हुई थी। जायोन अपने डैड से कहती है कि इस दवाई को हर महीने आपको एक बार मॉम को देना होगा और इससे मॉम को 1 महीने तक सब कुछ याद रहेगा और उनकी तबीयत और खराब नहीं होगी। लेकिन जायोन के डैड जायोन से कहते हैं कि इस दवाई की जरूरत तो तुम्हें भी है, लेकिन जायोन अपने डैड से कहती है कि मेरे लिए एक ही डोज बहुत है और ये बोलकर जायोन अपनी बीमारी का परमानेंट इलाज ढूंढने के लिए हेडक्वार्टर जाने लगती है। जायोन के डैड उससे कहते हैं कि सही सलामत घर वापस लौटाना। इसके बाद जायोन अपने मॉम डैड और अपने उसी दोस्त को बाय बोलकर हेडक्वार्टर के लिए निकल जाती है।
और कायदे से कहानी को यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन सस्पेंस बनाने के लिए हमें अब 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम बेक की एक जुड़वा बहन को देखते हैं और जायोन उसके पास ही आई होती है। यहाँ बेक की बहन जायोन को और भी दवाइयों के डोज देती है और बोलती है कि तुम्हें इस चीज के लिए इतनी तबाही मचाने की जरूरत नहीं थी। मगर जायोन बेक की बहन से कहती है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊं। अब तभी हम यहाँ पर जायोन की मॉम को देखते हैं, जो कि असल में जायोन की बायोलॉजिकल मॉम है। जायोन उन्हें देखकर कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं एक ही वार में तुम्हें खत्म कर दूंगी। और इसी क्लिफ हैंगर की एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वेल, इसका सेकंड पार्ट भी हम अपने चैनल पर जल्दी ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप इसके सेकंड पार्ट को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।